गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 12th जो आपकी हिस्ट्री के कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एक मैं आपको कोई इमेज होगी या कोई पैराग्राफ होगा, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जब एक बार डिस्कस करने के बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चैप्टर से। ये फर्स्ट वाला चैप्टर 4 से है, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स से मैंने लिए हैं। तो मतलब तीनों बुक्स में से कुछ अलग अलग पैराग्राफ्स और इमेजेस रहेंगी जो हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर अगर अभी तक नहीं किया तब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक एजर्शन और रीजनिंग की वीडियो बनाई थी। तो अगर आप 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं या आप 12th के एग्जाम्स के बाद जो एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए भी, तो वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल्दो उसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल हैं। मैंने क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स और सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट करके डाले, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ है जो अ प्रेयर टू अग्नि। अग्नि जो गॉड ऑफ फायर माने जाते हैं। हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। इसमें क्या लिखा है पहले ये रीड करते हैं, फिर इसको मैं आपको समझा भी दूंगी। ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सैक्रिफाइस ऑफ आर्स टू द गॉड। जो ये वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे। जब मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेन किया तब भी मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनकी ड्यूटीज डिस्क्राइब की गई थी कि वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करते हैं। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, जो किंग्स होते थे वो सैक्रिफाइसेस को करवाया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि जो सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है उसको, कि जो स्ट्रॉन्ग वन, सैक्रिफाइस करो हमारे भगवान को, अ वाइज वन एज लिबरल गिवर, जो हमें देंगे। बेस्टो ऑन अस ओ प्रीस्ट, जो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण कर रहे हैं, अबंडेंट फूड। अग्नि ऑब्टेन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग, जब हम सैक्रिफाइस करेंगे तो हमें बहुत सारा अबंडेंस में फूड मिलेगा, हमें वेल्थ मिलेगी। प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु पेज टू यू, जो भी आपको ये गिफ्ट्स देता है, जो भी आपका ये यज्ञ करता है आपकी फायर में, उसको आप हमेशा अबंडेंट ऑफ फूड, अबंडेंट ऑफ वेल्थ प्रोवाइड करना। आप उसे नरिशमेंट ऑफ वंडरफुल काउ, काउ एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है क्योंकि काउ से हमें मिल्क मिलता था, और मिल्क से ना जाने कितने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अ वंडरफुल काउ, मे अ सन ऑफ आर्स ऑफ स्प्रिंग्स दैट कंटिन्यू आर लाइन, मतलब जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाली जो भी जनरेशन्स हैं, उन सब पे आप अपनी जो ये अबंडेंस ऑफ वेल्थ और ये जो आप हमें अबंडेंट ऑफ फूड दे रहे हैं, ये हमेशा हमारे सन, हमारे आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स को भी प्रोवाइड करना। ये वर्सेस एक स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत जो कि वैदिक संस्कृत है, उसमें कंपोज किए गए थे। ये तो इसमें इंग्लिश में लिखे हैं ना, ट्रांसलेटेड, बट ये एक्चुअल में वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। एंड ये प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे वो अपने आगे वाले जो सन और उनके आगे बच्चों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि अब उन्होंने भी ब्राह्मण बनना है। और उन्हें कैसे पढ़ाया जाता था? ओरली पढ़ाया जाता था ये सब कुछ। बाद में ये सब कुछ लिखा जाने लगा। इवन जैसे हमने भक्ति सूफी में और फिर महाभारत के चैप्टर में ही देखा था कि बाद में ये सब कुछ लिखा जाने लगा था, पहले सब कुछ ओरली ही होता था। तो तब तक ये ओरली ही था जो उनको पढ़ाया जा रहा था। तो ये था आपका पूरा। अब हम एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट। जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम ऐसे वाले, तो एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया। कभी कभी ना ट्रांसलेशन थोड़ी ज्यादा हाई क्लास इंग्लिश वाली भी होती है, मैं मना नहीं कर रही। हमने कितनी बार ऐसा होता है हमने सारे सोर्सेज नहीं पढ़े हुए होते, तो हम जब
अगर एग्जाम में कोई नया सोर्स बॉक्स देख लेते हैं जो हमने शायद छोड़ दिया था तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारा कुछ आपको इसी बॉक्स में से आए, कुछ आपके चैप्टर की नॉलेज में से भी आता है, वो तो आपको अभी तक आप देख ही चुके होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है एमसीक्यू। बट एमसीक्यू ना एलिमिनेशन मेथड यूज करना, जैसे अभी अगर हम ये क्वेश्चन देखें, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट, जो वैदिक संस्कृत जिसमें ये कंपोज किया गया था उसको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। और वैसे भी ये संस्कृत जो लैंग्वेज होती थी, कि हमने बुक के चैप्टर्स में पढ़ा है कि काफी सारे लोग होते थे जो नहीं बोलते थे संस्कृत, तो एलिमिनेशन हम उनको क्रॉस करेंगे जो हमें लगता है कि शायद सही नहीं होंगे। वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत, हाँ बात सही लग रही है, बट बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। संस्कृत वॉज नॉट स्पोकन बाय ब्राह्मण्स, ओहो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। संस्कृत वॉज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, ऐसी कहीं बात नहीं हुई है कि संस्कृत मेजर लैंग्वेज थी साउथ इंडिया की। ये स्पेसिफिक स्टेट वाइज आपके ना इस बॉक्स में मेंशन है, ना हमने कहीं ये चीज मेंशन की है। तो आंसर आपका है वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत, एंड एज पर योर बॉक्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसमें भी ये साफ दर्शाया जा रहा है कि इन वर्सेस को संस्कृत में, दैट टू वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। तो वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत, यही आपका आंसर है और यही बात सही है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसमें छंद जो वर्सेस होते थे वो लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, जो हमने अभी ऊपर ये पढ़ा कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे भी ये टर्म लिखी है दिस सैक्रिफाइस ऑफ आर्स। तो जो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हैं ये वैदिक पीरियड में क्यों परफॉर्म किए जाते थे? आप क्या कहेंगे कि इन्हें क्यों परफॉर्म किया जाता था? फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, फॉर सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रीस्ट्स यानी कि ब्राह्मण्स की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो जाता है। बर्थ ऑफ डॉटर्स नहीं, फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं, यहाँ पे बर्थ ऑफ सन्स का आंसर ठीक होगा। ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली पैराग्राफ में नहीं लिखा, पैराग्राफ में तो वेल्थ और अबंडेंस ऑफ फूड ये टर्म्स मेंशन है, बट फिर भी बर्थ ऑफ सन्स भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई ये टर्म है, इनडायरेक्ट है, बट आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा। मे बी आर सन्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स, कंटिन्यू लाइन, उनको भी आप ये प्रोवाइड करो। तो इसमें डॉटर्स की बात नहीं हो रही है और सन्स की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी पेट्रियार्की फॉलो की जाती थी। तो इसमें डॉटर्स और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन या बुद्धा की बात नहीं हो रही। या तो अबंडेंस की अगर क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो अबंडेंस भी आप लिख सकते हो, बट इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है फॉर द बर्थ ऑफ सन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन है अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशन। Therefore, reason है therefore offerings were made to Agni so that in form of smoke they would reach the gods living in the sky and invoke their blessings. तो reason क्या कह रहे हैं कि जब भी आप सपोज ये अग्नि है, ये हवन हो रहा है, अब आप इसमें कुछ भी डालोगे तो वो स्मोक बनेगी और वो स्मोक उड़ के आसमान में जाएगी, और ये माना जाता था ना कि भगवान आसमान में रहते हैं। तो ये रीजन ये कह रहा है कि जो ये ऑफरिंग्स की जा रही हैं, आप आग में कुछ भी डालोगे तो वो स्मोक बन जाती है, वो भस्म बन जाएगी और वो धुआं उठेगा। तो वो जो धुआं उठेगा वो आसमान में जाएगा और वो भगवान तक वो आपकी सारी ऑफरिंग्स पहुंचेंगी और इसके बदले में वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये है एजर्शन कि क्योंकि वो गॉड ऑफ फायर है, और इसका रीजन क्या है कि वो गॉड ऑफ फायर है वैदिक ट्रेडिशन में, क्योंकि उनको ऑफरिंग्स दी जा रही हैं और वो स्मोक के फॉर्म में, और फिर वो गॉड को रीच कर रही हैं स्काई में और इन्वोक कर रही हैं ब्लेसिंग को। तो ये आपका एजर्शन और ये आपकी रीजनिंग है। तो बोथ ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अग्निदेव को भगवान गॉड माना जा रहा है ऑफ फायर, क्यों? क्योंकि वो उनको ऑफरिंग्स के बाद में ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने पैराग्राफ में भी देखा था। तो ए इज करेक्ट और आर जो है वो उसका करेक्ट रीजन है, तो इसीलिए इसका आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है,
इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं या कोई एक सही है या दोनों गलत हैं। ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ हाइम्स, ऐसी मंत्र लिखे हैं, ऐसी प्रेजेस ऑफ अग्नि इंद्र सोम, इनकी प्रेजेस में लिखी हुई हाइम्स हैं। Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed. जब ये सैक्रिफाइस, जैसे अग्नि में सैक्रिफाइस हो रहा है या इंद्रदेव को या सोम को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो कुछ मंत्र जो ये लिखे हैं ऋग्वेद में, ये चैंट किए जाते थे जब ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे। तो ऑप्शन है क्या ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर है कि ये दोनों सही हैं। और यह क्वेश्चन आपसे एजर्टिव और रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है इनमें हाइम्स हैं जो अग्नि और इंद्र और सोम की प्रेज में लिखी हैं। इसका रीजन ये है कि जो हाइम्स हैं ये चैंट की जाती हैं सैक्रिफाइसेस में। मतलब ये इसका एजर्शन और ये इसका रीजन बन सकता है, मतलब ये एजर्टिव और रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक फर्स्ट पैराग्राफ था, वो 4 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। अब ये सेकंड एक पिक्चर है जो कि सिटाडेल की है। मोहनजोदारो के हमने देखा था 2 पार्ट्स थे, एक लोअर टाउन और एक सिटाडेल। तो जो लोअर टाउन है एज पर नेम वो लोअर है, बट वो साइज में बिगर है। बट अगर हम सिटाडेल की बात करें तो ये हायर है, बट ये साइज में स्मॉलर है कंपेयर टू लोअर टाउन। तो ये जो सिटाडेल एरिया है ये उसकी हमें इमेज दी हुई है, ये आप देख सकते हो। इसमें स्तूपा एरिया है, ये रहा ग्रेट बाथ, वेयर हाउस, ये स्टेयर्स जा रही हैं। तो ये उसका मैप दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द 2 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लोकेटेड इन सिटाडेल एरिया। सो अगर हम 2 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें जो सिटाडेल में लोकेटेड हैं, ग्रेट बाथ या ग्रेट टेम्पल, ग्रेट बाथ या वेयर हाउस, रिजर्वायर एंड द पैलेस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट फील्ड एंड फायर अल्टर। तो प्लॉट फील्ड हमें मोहनजोदारो के सिटाडेल में नहीं मिलती है, और रिजर्वायर्स और पैलेस कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं। ग्रेट टेम्पल और ग्रेट बाथ वाला भी ऑप्शन गलत है। तो हमें जो 2 चीजें मिलती हैं वो है ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये है वेयर हाउस और ये है ग्रेट बाथ, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने चैप्टर में भी काफी डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस द पर्पस ऑफ ग्रेट बाथ मस्ट हैव बीन, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है तो एजम्पशन ही होती हैं। तो मोस्ट सूटेबल एजम्पशन क्या होगी ग्रेट बाथ की? वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, बेदिंग स्पेस फॉर वुमेन, रिचुअल बेदिंग, लेजर बेदिंग फॉर द रोमन, लाइक रोमन बाथ्स, जो लेजर टाइम में अपने रोमन बाथ हमें जो रोमन टाइम्स में वहां पे मिले हैं, क्या ये उसी तरीके के लेजर बेदिंग के लिए यूज किया जाता था, या वॉशिंग के लिए, या बेदिंग फॉर वुमेन, या रिचुअल बेदिंग, किस पर्पस के लिए इस चीज को यूज किया जाता था? तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि एजम्पशन है बट फिर भी मानते हैं कि जो ये ग्रेट बाथ था ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कुछ रिचुअल्स होते होंगे जब यहाँ पे बेदिंग की जाती होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन है सिटाडेल वाज स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो। It is on Citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purpose. तो Citadel ही एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें evidences उन structures के मिलते हैं जो कि माना जाता है कि special public purpose के लिए यूज किए जाते होंगे। तो ये assertion है और ये उसकी reasoning है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो सिटाडेल है वो स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो है। बट सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो तो सिटाडेल जो है उसमें हमें एविडेंस मिलते हैं ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज करे जाते होंगे, जैसे कि हमने ग्रेट बाथ और ये स्तूपा वाले एरिया का भी एग्जाम्पल देखा था। तो माना जाता है कि ग्रेट बाथ रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा, पब्लिक पर्पस के लिए।
तो दोनों एजर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये हो रही थी कि सिटाडेल स्मॉलर है और हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदारो है, तो वो इस बात को ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बात दोनों बिल्कुल सही है, बट एजर्शन और रीजन की एक्सप्लेनेशन गलत है, तो इसीलिए आपका आंसर होगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं। ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज राउंड टैंक। There were 2 flights of stairs on the north and the south of the tank. तो ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं रिगार्डिंग द ग्रेट बाथ। तो हम इसके अब ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स जो आपको दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सही है, क्योंकि हमें स्टेयर्स मिलती हैं नॉर्थ और साउथ की साइड में, लेकिन जो ग्रेट बाथ था वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, राउंड स्ट्रक्चर नहीं था, इसीलिए ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये केस स्टडी फिर से है आपकी सेकेंड बुक में से, चैप्टर जो 9 है। स्टडी दिस मुगल पेंटिंग। इस पेंटिंग में जहांगीर दिखाए गए हैं शूटिंग द फिगर ऑफ पावर्टी। ये देखिए, ये एम्परर जहांगीर हैं और ये वो जो पावर्टी है, गरीबी है, उसको शूट करते हुए दिखाए गए हैं। ऊपर से हेवन के एंजल्स आ रहे हैं क्राउन लेके। एंजल्स उनको एरो दे रहे हैं, मतलब एंजल्स उनको बता रहे हैं कि उन्हें किल करना चाहिए। और ये देखो, ये बेल है, ये भी हेवन की बेल दिखाई गई है। मतलब इस तरीके की चीजों को दिखाया गया है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्ट हैज एनवेलप्ड द टारगेट इन द डार्क क्लाउड टू सजेस्ट। जो ये एक क्लाउड की तरफ ये टारगेट कर रहे हैं, इसको वो क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आर्टिस्ट? तो द पर्सन इज ऑफ बैड कैरेक्टर, द पर्सन इज अ स्लेव, द पर्सन इज नॉट रियल रादर देन अ सिंबॉलिक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, द पर्सन इज अ वुमन। तो आंसर है थर्ड, ये कोई रियल पर्सन नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, और ये डार्क क्लाउड है, ये सिंबल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ईविल है, जिसको जहांगीर ऑन दी ये जो एरोज वगैरह दे रहे हैं एंजल्स, उनके थ्रू ये इस ईविल को किल कर रहे हैं। तो क्योंकि हर किंग और एम्परर्स अपने आप को गॉड लाइक दिखाते थे, तो वही इन्होंने भी कोशिश की है। सेकेंड क्वेश्चन है, द एनिमल सीन इन द पेंटिंग अंडरनीथ द फीट ऑफ द एम्परर स्टैंड्स फॉर द realm in which both strong and weak exist, an ideal world where animal and human live together। दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है? तो अब हम एक बार पेंटिंग देखते हैं। तो अब देखोगे आप कि ये जो जहांगीर के पैर के नीचे ये लायन है और ये लैम है। अब एक स्ट्रेंज बात है कि लायन और लैम साथ में नहीं रह सकते, ये हो नहीं सकता, बट ये जहांगीर के पैर के नीचे दिखाया गया वो ये बता रहे हैं इसके थ्रू कि कैसे एक रिच और पुअर, एक वीक और एक पावरफुल, दोनों साथ में हारमोनियसली जहांगीर के रूल में रह रहे हैं। ये चीज डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है फ्रॉम दिस इमेज। तो देख रहे हो, एक इमेज से कितने सारे डिपिक्शंस हैं। तो एनिमल और ह्यूमन का कोई इसमें टारगेट नहीं है, इसमें टारगेट है कि स्ट्रॉन्ग जो कि लायन है और वीक जो कि लैम है, वो हार्मोनियसली पीसफुली इस एम्पायर में रह रहे हैं। द चेन डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवन इज अ सिंबल ऑफ डिविनिटी, जस्टिस, पावर या ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमने देखा था कि जो चेन आ रही थी, एक यहाँ पे ये चेन है, ये चेन आ रही थी, और ये जो बेल है ये भी ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये हैंग हो रही है और ये हेवन से है। तो ये जो चेन है ये किस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रही है? डिविनिटी को, पीस, जस्टिस को, पावर को। तो पावर और डिविनिटी को नहीं, ये जस्टिस को दिखाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे अगले क्वेश्चन में, द हेलो शोन अराउंड द फेस ऑफ जहांगीर। तो ये देखिए, ये हमें वापस जाना पड़ेगा उस इमेज पे।
तो ये एक जो आपको अकबर और इवन शाहजहां इन सब पे दिखेगा, ये जहांगीर पे भी है, ये हेलो इफेक्ट होता है। ये हमें गॉड्स में दिखता था कि ऑरा होता है या उनकी एक एनर्जी है जो उनके आसपास है, जैसे लाइट्स लाइट्स दिखाई जाती हैं। तो इस तरीके के जो ये हेलो इफेक्ट इन्होंने जहांगीर पे भी दिखाया है, जो कि गॉड्स पे दिखाया जाता है, वो क्यों दिखाया है? मुगल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप, मुगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल, दोनों कॉन्सेप्ट या कोई भी नहीं। तो जो हेलो इफेक्ट है ये किंग्स अपने आप को गॉड की तरह दिखाने के लिए यूज करते थे, और ये मुगल कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप को इंडिकेट करने के लिए इस हेलो को यूज करते थे मुगल रूलर्स। और ना ही सिर्फ जहांगीर, बट आपको बहुत सारे उनमें देखने को ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब ये एक अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर 6 जो भक्ति सूफी मूवमेंट है उससे है। स्टडी द पिक्चर एंड देन रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट। ये आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक एक्सर्प्ट है चैप्टर 6 में से, तो भक्ति सूफी वाले में से। अब इस पिक्चर में से आपको आंसर करना है। One of the most striking examples of this process is evident at Puri, जो कि ओडिशा में है, where the principal deity is identified by the 12th century as Jagannath, literally meaning the world of the Lord of the world, पूरे दुनिया के जगत के भगवान, a form of विष्णु। विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से एक अवतार माना जाता है भगवान जगन्नाथ को, जिन्हें कृष्ण जी भी माना जाता है। तो उनकी इस अवतार की ओडिशा में पुरी में पूजा की जाती है। ये पिक्चर एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है नयनार भक्ति मूवमेंट, लिंगायत सेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट या अलवर भक्ति मूवमेंट। तो जो ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग जो आपको चीजें दिख रही हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विद, तो लॉर्ड जगन्नाथ, ये तो आपको इस पैराग्राफ में ही बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपको अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं विद लॉर्ड विष्णु, और जगन्नाथ मतलब द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। अब ये एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जगन्नाथ इज लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड and Lord Vishnu was worshipped in various avatars। तो ये बोथ ए और बी करेक्ट हैं या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है? तो क्या ये एजर्शन सही, रीजन जो है ये सही एक्सप्लेन कर पा रहा है इस बात को? तो आपका आंसर है सेकंड। जगन्नाथ इज लिटरली द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड एंड लॉर्ड ऑफ विष्णु जो हैं ये वेरियस अवतार्स में पूजे जाते हैं, बट ये इसका रीजन नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा कि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। द लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड हेयर विद हिज सिस्टर सुभद्रा एंड लॉर्ड बलराम। लॉर्ड जगन्नाथ हैज बीन डिपिक्टेड हेयर विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, क्योंकि ये इनको कृष्ण जी अपनी सिस्टर सुभद्रा और जो भगवान जगन्नाथ हैं वो अपनी सिस्टर सुभद्रा और अपने ब्रदर बलराम के साथ डिपिक्टेड हैं, बट ये राम जी की तरह वाइफ सीता और ब्रदर लक्ष्मण की तरह डिपिक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके थर्ड बुक में से जो चैप्टर 11 है उसके बेस पे ये एक पैराग्राफ है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। जो ये अफवाहें और प्रोफेसीज फैली थी, ये एक जरिया था जिन्होंने बहुत जरूरी रोल प्ले किया लोगों को एक्शन में लाने के लिए। जो सिपाही थे जो दिल्ली आए थे मेरठ से, उन्होंने बहादुर शाह को बोला था कि उनको कैसे बुलेट्स जिन पे काऊ और पिग का फैट है, उन कोटेड बुलेट्स को उनको बाइट करना पड़ता है जो उनके कास्ट और उनके रिलीजन को करप्ट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। वो कौन सी कार्ट्रेज को रेफर कर रहे थे? एनफील्ड राइफल्स को रेफर कर रहे थे, जब वो बहादुर शाह जफर को इस इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ब्रिटिश ने अपने
डिफेंस में सारे सिपाहियों को, सारे सिपाहीज को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये सच नहीं है और ये सिर्फ अफवाह है। ग्रीस कार्ट्रिज जो है वो वाइल्ड फायर की तरह ये बात फैल गई कि ये काओ और पिग के फैट से है, और ये धीरे धीरे एक लाइन दूसरी जगह पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरठ से बात फैल गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि सिपाही मेरठ से दिल्ली क्यों आए थे? द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो रहते थे दिल्ली में। दिल्ली वाज द सीट एंड सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी। रानी लक्ष्मीबाई urged the sepoy to move to Delhi. Grease cartridge were being made in Delhi. तो आपको सीधा सीधा मेंशन ही सिर्फ मुगल अथॉरिटी का है, तो ये आंसर में तो आपको कोई प्रीवियस प्रायर नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आ रहे ही बहादुर शाह जफर से मिलने थे, जो कि मुगल्स के लास्ट एम्परर माने जाते हैं। तो उनके टाइम में वो मुगल्स को एक अथॉरिटी के तौर से दिखाने के लिए वो दिल्ली आए थे। कहाँ से आए थे? मेरठ से आए थे। पर्पस क्या था? वो उनको अवेयर कराना चाहते थे कि कैसे कोटेड जो राइफल ग्रीस कार्ट्रिज है वो हमें, हमारे को करप्ट कर रही है, हमारे रिलीजन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द रूमर ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फील्ड अक्रॉस द कंटोनमेंट? ये जो अफवाह थी, ठीक है, अफवाहें तो बहुत सारी फैलती हैं, लेकिन ये वाली अफवाह इतनी ज्यादा कैसे फैल गई कि वो बहुत बड़ी एक म्यूटनी और एक रिवोल्ट के तौर से कन्वर्ट हुई? तो इसका आंसर है कि, सॉरी, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। द कंटोनमेंट वर कनेक्टेड थ्रू द टेलीग्राफ लाइंस। द कंटोनमेंट्स पब्लिश देयर ओन न्यूज़पेपर, जिसमें ये बातों की जो रूमर्स थे कार्ट्रिज की, उसकी न्यूज स्प्रेड हुई। दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन, जिसके कारण ये अफवाह इतनी बड़ी म्यूटनी बनी, या सारी की सारी बातें सच हैं? तो जो कंटोनमेंट्स थे वो न्यूज़पेपर वाली बात और टेलीविजन वाली बात तो बिल्कुल गलत है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर है कि टेलीग्राफ लाइन से ये लोग कनेक्टेड थे, तो एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पे बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा था, कंटोनमेंट टू कंटोनमेंट। अब एक और एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन है, अकॉर्डिंग टू रूमर्स जो ये कार्ट्रिज थी ये काउ और पिग के फैट से बनी हुई थी। सिपाहीज ने इनको यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि हिंदू सिपाहीज काउ को बहुत सीक्रेट एनिमल मानते थे और मुस्लिम्स पिग से नफरत करते थे, हेटेड द एनिमल। तो दोनों के दोनों अपने रिलीजन को लेके बिल्कुल फर्म थे कि वो इस कार्ट्रिज को नहीं यूज करना चाहते। तो ये एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल ठीक हैं, एंड रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। रूमर्स जो थे वो इसीलिए थे, और उसका रीजन था कि वो काउ के फैट से हिंदूज कनेक्ट कर रहे थे और पिग के फैट से मुस्लिम्स कनेक्ट कर रहे थे। तो इसका आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। द ग्रीस कार्ट्रिज वर टू बी यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल। सेकेंड स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द सिपाहीज कि जो कार्ट्रिज है वो ग्रीस्ड नहीं है और ये महज सिर्फ एक अफवाह है। तो इसमें ग्रीस कार्ट्रिज यूज हो रही थी एनफील्ड में और ब्रिटिशर्स एक्सप्लेन कर रहे थे, ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर 13 जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड, उस चैप्टर का एक पैराग्राफ है। ये 5 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी दांडी मार्च में, दांडी में उन्होंने एक स्पीच दी, तो उन्होंने उसमें ये बोला दांडी में कि मैंने साबरमती को छोड़ा तो मैं और मेरे कंपेनियन सी साइड हैमलेट ऑफ दांडी पे आए। आई वॉज नॉट सर्टेन, मेरे को यकीन नहीं था कि हम इस जगह तक पहुंच पाएंगे। जब मैं साबरमती में था तब भी ये अफवाहें उड़ रही थी कि शायद मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और मुझे भी लगा कि गवर्नमेंट जो है, लेट माई पार्टी कम एज फार एज दांडी,
बट नॉट मी सर्टनली। शायद वो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उनको आने देंगे, बट मुझे डांडी नहीं आने देंगे। If someone says that this betrays imperfect faith on my part, I shall not deny the charge. कि अगर कोई मुझे बोले कि ये धोखा होगा कि आप तो हमें ऐसे दिखा रहे थे कि आपको पूरा यकीन है, तो ये सच नहीं है, मेरे अंदर भी ये डर थे। That I have reached here is no small measure. मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे पीस और नॉन वायलेंस की पावर है, यूनिवर्सली जो फेल्ट होती है उसके कारण मैं डांडी तक यहाँ पहुंचा हूँ। गवर्नमेंट अगर चाहे तो विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेट इटसेल्फ ऑन एक्टिंग, जो भी उन्होंने किया है, और वो मुझे अरेस्ट कर सकती थी और फिर हम में से किसी को भी, in saying that it did not have the courage to arrest his arm of peace, army of peace. वो कर सकती थी, बट जो आर्मी ऑफ पीस नॉन वायलेंस के साथ वो चल रहे थे, उन्होंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और हम इसके लिए उनको प्रेज करते हैं। ashamed फील हुआ टू अरेस्ट सच एन आर्मी, उनको ashamed फील होगा अगर वो ऐसी पीस वाली आर्मी को अरेस्ट करेंगे। He is a civilized man who feels ashamed to do anything which his neighbors would disapprove. वो ऐसा कुछ भी करने से डरते हैं जो उनके नेबर्स डिसअप्रूव करें। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन डिजर्व करती है कि उन्होंने हमें अरेस्ट नहीं किया, इवन इफ ओनली फ्रॉम द फियर ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन, कि दुनिया क्या कहेगी कि पीसफुल लोग जा रहे थे और उनको अरेस्ट कर लिया, चाहे इसी डर से उन्होंने नहीं किया, पर फिर भी हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और कल हम ये जो नमक का कानून है, सॉल्ट लॉ है, इसको हम ब्रेक करेंगे। गवर्नमेंट टॉलरेट करे या ना करे वो एक अलग बात है, इट मे नॉट टॉलरेट इट, बट फिर भी उनकी जो ये पेशेंस जो अभी तक उन्होंने दिखाई है उसे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अगर मैं और मेरे जितने भी ये लीडर्स हैं गुजरात में एंड पूरी दुनिया में अरेस्ट हो गए, तो दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन फेथ that when a whole nation is roused on the march, no leader is necessary. अगर मैं और बाकी जो भी लीडर्स गुजरात में हैं या पूरे देश में जो ये कानून तोड़ेंगे और उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए, तो भी क्या, ये फेथ के बेस पे है। और पूरा अगर देश जाग जाए इस मार्च के बाद, तो किसी लीडर की वैसे ही जरूरत नहीं रहेगी, और अगर हम अरेस्ट भी हो गए तो भी कुछ नहीं होता। तो ये एक उन्होंने एक स्पीच दी थी डांडी में, कल इन्होंने ब्रेक करना है सॉल्ट लॉ, तो उससे एक दिन पहले की ये स्पीच है। डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी? दिल्ली से, मेरठ से, अहमदाबाद से या बारदोली से? तो डांडी मार्च जो है ये साबरमती से शुरू हुई थी, तो इसका आंसर है अहमदाबाद। Why was Gandhiji certain that he would not be allowed to reach डांडी? जो कि उन्होंने अपना फियर शो भी किया बाद में, कि उनको पूरा काइंड ऑफ एक डर था कि उनको डांडी तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, कि ब्रिटिश उनको अरेस्ट कर लेंगे, ब्रिटिश रॉलेट एक्ट को इम्पोज कर देंगे, ब्रिटिश उनको साउथ अफ्रीका डिपोर्ट कर देंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से फर्स्ट है कि उनको माना जा रहा था, वो उनको ये लग रहा था कि उनको अरेस्ट कर लेंगे, भले ही उनके साथ के जो उनके साथी हैं उनको वो जाने दें, बट उन्हें नहीं जाने देंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा वो मान रहे थे। अगला क्वेश्चन ये assertion ऑफ रीजन बेस्ड है। गांधीजी मेड salt as a symbol of protest. Salt was used by Hindus and Muslims. It was used by rich and poor, and a rate of tax was very high on salt. गांधी जी ने सॉल्ट को सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट इसीलिए बनाया क्योंकि हिंदू मुसलमान हर कोई गरीब अमीर इसको इस्तेमाल करता था, और ये एक बहुत सही जरिया हो सकता था प्रोटेस्ट करने का। तो ये बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को कि गांधी जी ने सबको एक साथ लाने के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी धर्म से नाता रखता हो, वो सब साथ आए और प्रोटेस्ट करें, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट को एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज किया था, और इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Gandhi declared on 5th April that on 6th April he will break the salt law. He chooses 6th April because on this day Purna Swaraj resolution was passed.
तो ये 2 स्टेटमेंट्स है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ए सही है, बी सही है या दोनों सही हैं। तो इसका आंसर है कि ये बिल्कुल सही बात है कि 5 अप्रैल को गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि 6 अप्रैल को वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। लेकिन 6 अप्रैल उन्होंने इसीलिए नहीं चुना था क्योंकि वो पूर्ण स्वराज का दिन होता है। जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है वो 31 दिसंबर 1929 में दिया गया था। तो इसीलिए 6 अप्रैल का कोई लेना देना नहीं था उससे, तो इसलिए इसका आंसर है ओनली ए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने कुछ अलग अलग चैप्टर्स के जो सोर्सेस थे, बॉक्सेस थे, वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगता है देख के कि इतने सारे लोगों ने लाइक किया है बट इन जनरल पर्पस तो है कि आपकी हेल्प होनी चाहिए इन एमसीक्यूज से। तो अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।